Okay. So hello everyone. Here Prajakta. This is our video 2, chapter 2, संज्ञा. ठीक है, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर. ओके, संस्कृत पढ़ रहे हैं हम. एक वीडियो हो चुका है, ये सेकंड वीडियो है हमारा. ठीक है, टॉपिक है हमारा चैप्टर 2, संज्ञा. ठीक है, इसके सब टॉपिक्स क्या है? तो सी हियर, है ना. सब टॉपिक्स क्या है? तो संयोग, संहिता, उपसर्ग, ठीक है, गुण, वृद्धि, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये तीनों जो है वो अलग अलग हैं. ठीक है, टॉपिक अलग नहीं है, इन तीनों का मतलब अलग है, राइट. अनुनासिक, पदम, धातु, इन सब का हमें डिटेल में जो है हमें समझना है इनको. ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस रखते हैं. ठीक है. और इत 2.2 में क्या है? तो इत ये सारी संज्ञा है. ठीक है, इत संज्ञा, लोप संज्ञा, प्रत्याहार जो हमने वीडियो 1 में देखा था, सेम प्रत्याहार. ठीक है. उदात, अनुदात, स्वरित संज्ञा, स्वर्ण संज्ञा, ठीक है, निपात संज्ञा, प्रगुह्यम. ठीक है. इनका क्या करना है? हमें ब्रीफ में टीचिंग करना है. क्यों ब्रीफ में करना है? क्योंकि ये देखो यहाँ पर बहुत ही सॉर्ट आउट तरीके से हमारा जो है एनसीआईज्म ने बहुत अच्छे से सिलेबस दे दिया है. ठीक है, तो इसमें से 5 मार्क्स के ये जो चैप्टर है संज्ञा, इसमें से खाली 5 मार्क्स के आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे. ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए ये पूरा प्रिपेयर करना है. लेकिन ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, तो आपको इसको एमसीक्यू के लिए तो पढ़ना ही है, बट पूरा संस्कृत समझने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसी से आपको जो है वो संस्कृत समझ में आएगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. 5 मार्क्स का एमसीक्यू एक्स आने वाले हैं, इसमें से कोई भी एसएक्यू या एलएक्यू नहीं आएगा. ठीक है, एसएक्यू या एलएक्यू नहीं आएगा. ओके, लेकिन बहुत बेसिक चैप्टर है, तो यू हैव टू स्टडी. ओके, संज्ञा की परिभाषा, व्हाट इज संज्ञा. ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही संज्ञा है. ठीक है, संज्ञा क्या है? तो जैसे कि हमने इंग्लिश में पढ़ा है, नाउन, किसी का भी नाम, है ना. टेबल, कुर्सी, किसी व्यक्ति का नाम. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान, कोई भी प्लेस हो, कुछ भी ठीक है, ऑब्जेक्ट हो, भाव का बोध होता है. उदाहरण के लिए राम, श्याम, कुर्सी, खुशी, कुछ भी नाम. ठीक है, तो उसको हम नाउन कहेंगे, यानी कि संज्ञा कहेंगे संस्कृत में. व्युत्पत्ति, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? तो संज्ञायते अनया इति संज्ञा. ठीक है, से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? किसी भी पदार्थ की जानकारी दी जाती है. ठीक है, कुछ भी जो अगर हमें ऑब्जेक्ट है उन सबका नाम हमें पता होगा. ठीक है, तो उसका क्या इंफॉर्मेशन होगा, है ना. जैसे कुर्सी है तो तुम्हें नाम पता है, तो उससे तुम्हारा इमेजिन हो जाता है कि ओके, ये कुर्सी क्या है, कैसी दिखती है, क्या होता है, राइट. तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो अब हमें देती है. ओके, संज्ञा सूत्र, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, संज्ञा आपको कोई डायरेक्ट नहीं पूछेगा. ओके, ये संज्ञा क्या होता है, कैसे होता है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं. ठीक है, तो संज्ञा आपको नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए. ठीक है, लेकिन संज्ञा सूत्र इंपॉर्टेंट है. क्या संज्ञा सूत्र में इंपॉर्टेंट है? देखो, व्हाट इज संज्ञा सूत्र. संज्ञाओं के नियमन के लिए प्रयुक्त सूत्रों को संज्ञा सूत्र कहते हैं. ठीक है, ये सूत्र संज्ञाओं की परिभाषा और उनके वर्गीकरण को स्पष्ट करते हैं. संज्ञा सूत्र क्या होता है? देखो, ये जो टॉपिक्स है हमारे, ठीक है, संयोग, संहिता, उपसर्ग, तो ये सारे टॉपिक्स के आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आपको इनका संज्ञा सूत्र पूछेंगे ना. व्हाट इज संज्ञा सूत्र? याद रख लो, संज्ञा सूत्र क्या होता है? एक किसी भी वर्ड की परिभाषा और वर्गीकरण. जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वृद्धि राजेश. ठीक है, ये वृद्धि राजेश किसका संज्ञा सूत्र है? वृद्धि का संज्ञा सूत्र ये रहा. ठीक है, ये वृद्धि का जो है वो संज्ञा सूत्र है ना. तो आपको उसका वृद्धि आदेश मतलब ऐसा पूछेंगे कि किसका संज्ञा सूत्र है, तो वृद्धि का. ठीक है, या फिर वृद्धि का संज्ञा सूत्र क्या है? तो वृद्धि आदेश. इस तरीके से संज्ञा सूत्र पूछेंगे, तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि व्हाट इज संज्ञा सूत्र, या फिर व्हाट इज द संज्ञा सूत्र ऑफ दिस और दिस. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. ओके, ठीक है, और सबके संज्ञा सूत्र आपको ये सारे टॉपिक्स के जो है वो याद कर लेने हैं, मैं आगे बता दूं. ठीक है, एक संज्ञा सूत्र जो वृद्धि की संज्ञा को परिभाषित करता है, मतलब क्या, उसका डेफिनेशन बताता है संज्ञा सूत्र. वृद्धि का डेफिनेशन क्या है? वृद्धि आदेश. इतने से वर्ड में उसकी डेफिनेशन आ गई, उसका क्लासिफिकेशन आ गया. आ रही है बात समझ में? दिस इज द मैजिक ऑफ संस्कृत. ओके. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? संयोग संज्ञा. इसमें से कोई नहीं आता, ये आपको खाली जानकारी के लिए है. क्या? कि संयोग संज्ञा तब होती है जब दो या दो से अधिक हल वर्णों के बीच कोई अच स्वर ना हो, है ना. जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कोई भी एक वर्ड पूरा कब बनता है? जैसे म अगर है, तो वो म पूरा म हम प्रोनाउंस कब करते हैं? जब उसमें क्या होता है? म प्लस अ होता है ना. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया. ठीक है, म प्लस अ होता है, तब आप बोलेंगे कि हाँ ये पूरा म है. ठीक है, लेकिन अगर इसमें मैंने हलंत्य लगा दिया, मतलब कि ये अ उसमें से हट गया, तो मतलब कि ये पूरा म को हम पूरा म प्रोनाउंस नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसमें भी सेम बोला है. और ये अ क्या होता है? ये अच संज्ञा होती, स्वर होता है ये, है ना, स्वर होता है. ठीक है, जो हमने
वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, तो दोनों सिर्फ जो है वो व्यंजन होंगे। ठीक है, तो सूत्र क्या है? हलो अंतरा संयोग। यह सूत्र बताता है कि व्यंजनों के तुरंत बाद आने वाले व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं है। ठीक है, हलो अंतरा संयोग, इसमें कोई स्वर नहीं है। देखो उदाहरण के लिए यहाँ पर देखो सिद्ध दिया हुआ है, तो ये देखो द और ध इनसे मिलके बना है ध, है ना। द और ध, इनके बीच में कुछ भी ऐसे कुछ भी स्वर जो है वो दिख रहे हैं क्या? आ ई ई ऐसे कोई भी स्वर है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों व्यंजन है, तो उसलिए उसको क्या बोला है हमने? संयोग संज्ञा बोला है। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं आने वाला है, ये आपको खाली समझने के लिए है। ओके। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर जैसे देख रहे हो एग्जाम्पल में दिया हुआ है उद्यानम, तो ये द्या जो बना हुआ है वो द, तू और य से बना है। ठीक है, कोई स्वर नहीं है इसके बीच में। गच्छति, तो छ जो दिया है च छ में, उसमें भी कोई स्वर नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या बोले हमने? संयोग संज्ञा बोली है। ठीक है, संयोग संज्ञा। ये जो है टॉपिक है, क्योंकि मेंशन है तो आपको पता होना चाहिए। ओके। विशेष टिप्पणी, क्या संस्कृत व्याकरण में संयोग संज्ञा का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि श्लोक वगैरह में जो है वो ऐसे ही वर्ड आते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई आपको हो जाएगा कि ओके ये संयोग संज्ञा है, इसमें कुछ भी दो वर्ड के बीच में स्वर नहीं है। क्योंकि यह शब्दों के उच्चारण और रूपांतरण में महत्वपूर्ण, उसको प्रोनाउंस कैसे करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। वरना अब वहां पर म दिया हुआ है, ठीक है, उसके साथ म अ नहीं दिया है, तो आप उसको फिर म पूरा पढ़ेंगे, लेकिन उसमें अ दिया ही नहीं है, तो आपको उसको बहुत ही स्लाइटली प्रोनाउंस करना है म। ठीक है, जैसे गम, गम, ठीक है, तो वो प्रोनाउंस स्लाइटली प्रोनाउंस करना है, क्योंकि वो पूरा म नहीं है। तो इस तरीके से हमें प्रोनाउंस कैसे करना है वो ये चीजें हमें सिखाती है। ओके। सेम, सेम एज क्या है? संहिता। ठीक है, तो संहिता की परिभाषा, उसका क्या अर्थ होता है? संहिता का अर्थ है वर्णों का अत्यधिक समीप्य, बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, जिसमें कोई व्यवधान नहीं होता। ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन उसके बीच में नहीं होगा। ये सन्निकर्ष की स्थिति होती है जिसमें दो वर्ण एक दूसरे के बेहद नजदीक होते हैं। ठीक है ना, देखो बेहद नजदीक होते हैं। संहिता का महत्व क्या है? तो संधि में भूमिका, संहिता की स्थिति में भी में ही संधि कार्य होते हैं। ठीक है, तो ये जो संधि हम पढ़ेंगे उसमें संहिता का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि वहां पर ही पता चलने वाला है हमें कि ओके ये जो वर्ड है वो बहुत ज्यादा क्लोज है, तो कौन से हैं ये। ठीक है, ये संधि के लिए प्राथमिक शर्त होती है, सबसे पहली जो कंडीशन होती है संधि पढ़ने के लिए, वो वहां पर इंपॉर्टेंस है। उदाहरण के लिए देखो वाक ईश। ठीक है, ये क और ई के बीच अत्यधिक समीप्य के कारण यहाँ संधि होती है ना। देखो संधि कोई भी दो वर्ड के बीच में होती है ना, जैसे हम संधि विग्रह करना पड़ता है हमें, है ना। तो फिर वो संधि कोई भी दो वर्ड के बीच में होती है। अब वो दो वर्ड कौन से बहुत ही क्लोज होंगे तभी उनमें संधि होगी। ठीक है, और वो दो वर्ड बहुत ही क्लोज होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? संहिता बोलेंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये सब कुछ पढ़ना आपको, सब कुछ ही है, आपको समझ में आना सब कुछ चाहिए। क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं आपको बहुत ही क्लियर कट बता दूंगी आगे। ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया संधि कहाँ होती है? बहुत ही क्लोज वर्ड जो जो होंगे उनको, जिसको संहिता बोलते हैं, वहां पर ही हमारी संधि होती है। कोई भी वर्ड में, जैसे कि अब किसी का नाम ले लिया, अब उसमें संधि होगी क्या? नहीं। कोई भी दो वर्ड होंगे जो बहुत ही उनके क्लोजली रिलेटेड होंगे। ठीक है, जैसे ये क और ईश, उसके जो उत्तर पद है और पूर्व पद है, दोनों जो बहुत क्लोजली रिलेटेड है, तो वहां पर हमारी संधि हो गई। ठीक है, तो वाक ईश में क्या होगा? बनेगा वागीश, बनेगा, शब्द बनाता है। ठीक है, संधि की प्रक्रिया में क और ई के एक दूसरे के साथ मिलकर नया वर्ण गी का निर्माण करते हैं। यहाँ पर संधि हो गई, तो वो गी, इसमें ग वर्ड है क्या? नहीं, लेकिन वो गी में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इसमें संधि हो गई। ओके। चलो उपसर्ग, उपसर्ग अगेन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, उपसर्ग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जिस किसी क्रिया के प्रारंभ में जुड़कर उस क्रिया को अर्थ में परिवर्तन करते हैं। कि उपसर्ग और प्रत्यय होता है। ठीक है, कोई भी मूल वर्ड हो, है ना, जैसे कि कोई भी उदाहरण ले लो, कोई भी मूल वर्ड हो तो उसके आगे जो लगने वाला है उसको उपसर्ग बोलते हैं, उसके पीछे जो लगने वाला है उसको प्रत्यय बोलते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो अब प्रमुख उपसर्ग क्या होते हैं? देखो ये जो पूरी लाइन है आपको यहाँ तक, मैं ये पूरे इसमें जो है वो येलो से जो भी मार्क करूंगी, तो वो आपको समझ जाना है कि ये आपको पूरा का पूरा एज इट इज याद कर लेना है। ठीक है, ये और यहाँ तक आपके ये सारे वर्ण जो है वो याद हो जाने चाहिए। ये सारे क्या है? उपसर्ग हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंक, नी, अधि, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, उप। ठीक है, ये सारे क्या है? प्रमुख उपसर्ग हैं जो आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ने हैं। अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ, तो क्या करने वाला है? जैसे ये प्र है, जैसे मेरा नाम ही ले लो, मेरा नाम प्राजक्ता
प्राजक्ता है, ठीक है, प्राजक्ता। तो उसमें उपसर्ग प्र लगा हुआ है। उसका मूल वर्ड क्या है? अराजकता। अराजकता ऐसा होता है कि मतलब चलो कुछ कुछ नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, अराजकता। तो अराजकता कुछ नेगेटिव वर्ड है, उसमें मैंने लगा दिया, यानी प्रा लगा दिया है ना। तो उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये उपसर्ग जो है वो आगे लगते हैं, आगे हम कहीं पर भी, जैसे ये समान हो गया, है ना, मान, उसके आगे हम मैंने सम लगा दिया, समान हो गया, है ना। तो उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, तो इसको उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग का सूत्र क्या है? तो उपसर्ग का क्रिया योग है, ठीक है, अगेन आपको ये याद कर लेना है। मतलब पूछते इतना नहीं है, लेकिन तो भी याद रखो, दिमाग में रहना चाहिए। यह सूत्र बताता है कि उपसर्ग तब क्रिया के साथ योजित होते हैं जब वे क्रिया के अर्थ में विशेष योगदान देते हैं, है ना। कोई भी क्रिया के अर्थ में विशेष योगदान देंगे, इंपॉर्टेंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, प्र, जो मैंने प्राजक्ता का एग्जाम्पल दिया, वैसे यहाँ पर प्र से सम गम में धातु में लगा दिया प्र। तो वो क्या होगा? प्रगम हो गया। प्रगम का मतलब, गम का मतलब जाना होता है, प्रगम का मतलब आगे बढ़ना होता है। हो गया मीनिंग चेंज, ठीक है, जाना और आगे बढ़ना, ठीक है। अब जैसे निस जो है वो उपसर्ग है, निस उपसर्ग को गम में लगा दियो, तो गम का मतलब तो जाना होता है, लेकिन निस्गम लगा दिया तो निकलना होता है ना। अनुगम का मतलब क्या होता है? अनु मतलब ये क्या है हमारा? अनु अव निस निर, है ना। तो अनु जो उपसर्ग है वो उसका मतलब लगा दिया, तो वो पीछे पीछा करना, उस पूरा मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से उपसर्ग आपको ये याद कर लेने हैं। ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पूछेंगे कि वर्ड दे देंगे, गम में ये जो है वो उपसर्ग लगाओ और फिर बताओ इसका नया वर्ड और मीनिंग बताओ, ठीक है। तो ये आपको पूछ सकते हैं। गुण संज्ञा, गुण संज्ञा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है देखो, इसमें अगेन मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ, अदेन गुण। मैंने आपको बताया कि आपको सूत्र सबके याद रखने हैं, है ना। ये सूत्र जो है वो आपको सबके याद रखने हैं। तो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो आपको एज इट इज याद रखना है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू एज इट इज पूछ लेंगे कि गुण संज्ञा सूत्र डैश, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें से आपको पता करना है कि अदेन गुण है, आद गुण है, ठीक है। आद गुण संज्ञा सूत्र है, ये उसका सॉरी, संज्ञा सूत्र जो है वो अदेन गुण है, ठीक है। और संधि सूत्र जो है वो आद गुण है, इस तरीके से। तो ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, राइट। तो आपको अदेन गुण क्या संज्ञा सूत्र जो है वो याद रखना है, ठीक है। यह सूत्र गुण संज्ञा के परिभाषित करता है, ठीक है, गुण संज्ञा को परिभाषित करता है ये सूत्र, ठीक है। संस्कृत व्याकरण में वर्णों के संदर्भ में व्यवकृत क्रिया जाता है, ठीक है। यह विशेषतः वर्ण संयोगों में प्रयुक्त होता है जहाँ विशिष्ट स्वर्ण वर्णों के परिवर्तन है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ण जो है वो ए, यहाँ पर मैं आगे यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ इसको, ठीक है। जब भी आपको कहीं पर भी एक मिनट, हम्म, ठीक है, ये हो गया हाईलाइट, ठीक है। जब भी आपको गुण संज्ञा कहीं पर भी दिखे, ठीक है, गुण वर्ड दिखे, मतलब आपको ये तीन वर्ड आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाने चाहिए, ए, ए और ओ, ठीक है। इन तीनों स्वरों को गुण संज्ञक वर्ण कहा जाता है। ये तीन को क्या डिफाइन करेंगे हम? गुण संज्ञा वर्ग, ठीक है, वर्ण। ये वर्ण गुण संज्ञा के अंतर्गत आते हैं और विभिन्न ध्वनि परिवर्तनों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ध्वनि परिवर्तनों में तो है ही इनका इंपॉर्टेंस, लेकिन आपको गुण संधि भी आएगी, ठीक है। हम आगे जो है वो संधि चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें संधि भी आएगी। तो वो संधि सेम रूल है उसका, जहां पर भी आपको ये अ ए ओ दिखे तो उनको कन्वर्ट कर देना है, या फिर कुछ वर्ड दिखे जिनको अ ए और ओ में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो वो संधि तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन जहां पर भी आपको गुण संज्ञा दिखे तब आपको ये अदेन गुण सूत्र याद आना चाहिए, और अ ए और ओ अपने आप तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। सेम गोज विद वृद्धि संज्ञा। तो व्हाट इज वृद्धि संज्ञा? ठीक है, इनका श्लोक हमें याद रह जाना चाहिए, ठीक है। ये श्लोक हमें याद रखना है। क्या होता है वृद्धि? यह सूत्र वृद्धि संज्ञा को परिभाषित करता है। यह दर्शाता है कि वृद्धि, मैंने पहले वीडियो 1 में भी लेक्चर में ये किया था, ये आपको याद रख लेना है। जैसे अ का वृद्धि यानी बड़ी मात्रा क्या हो गई? आ हो गई। ए की बड़ी मात्रा क्या हो गई? ए हो गई। और ओ की बड़ी मात्रा क्या हो गई? औ हो गई, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर गुण क्या है? अ ए और ओ, उनका ही वृद्धि कर दो तो क्या? वृद्धि संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आ ए ओ, ये वर्ण संधि के प्रक्रिया में वृद्धि आदेश के रूप में उपयोग होते हैं, ठीक है। तो वृद्धि संधि भी आपको अगेन आने वाली है, ठीक है। दीर्घ संधि भी बोलते हैं जिसको, तो वो आएगी। तो वहां पर हम ये तीन वर्ड हमें जो है वो ध्यान में आ जाने चाहिए, ओके। जहाँ दो अलग अलग स्वरों को मिलने से या एक नया स्वर उत्पन्न होता है ना। तो दो अलग अलग स्वर के मिलने से एक नया उत्पन्न होगा, जैसे कि एक और एक, उसको हमने संधि कर दी, एक का एक, ठीक है, एक का एक। क्यों? क्योंकि एक क
क पूरा प्रोनाउंस किया मतलब उसमें अ आ गया, और ए, यहाँ पर ये ए है, ठीक है। तो और एक से मिलके क्या बना, बन गया ए हो गया, ठीक है। तो एक एक हो गया। आ गई बात समझ में? यहाँ पर संधि विधान हुआ, यहाँ पर संधि हुई है, ठीक है। कौन सी संधि हुई है? तो वृद्धि संधि हुई है। कैसे हुई है? तो वृद्धि संज्ञा के लिए हुई है। ओके। ओके। तो यहाँ पर देखो, अब ये वाला जो है वो ये भी इंपॉर्टेंट है, ह्रस्व दीर्घ और प्लूत संज्ञा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये सूत्र, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लूतः, ठीक है। इसका मीनिंग आपको नहीं पूछते हैं, लेकिन ये आपको एज इट इज याद कर देना है। लेकिन अगर मीनिंग समझना हो तो हम हैं यहाँ पर। इस सूत्र के अनुसार उकार, उकार और ऊकार के उच्चारण, ये जो ऊ और यहाँ पर इस तरीके का दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपको इसको बहुत ही लंबा प्रोनाउंस करना है। आगे बात समझ में? तो के उच्चारण काल को आधार बनाकर ह्रस्व दीर्घ प्लूत संज्ञाएं दी गई है। ऊ देखो, कभी भी हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ऊ को, है ना, तो उसको हम ऐसा भी बोलते हैं कि उधर जा, उधर जा। तो उधर में मतलब मैंने बहुत ही लंबा प्रोनाउंस किया है क्या? नहीं। लेकिन हम बोलते हैं उल्लू, उल्लू, लू को मैंने एकदम ऊ ऐसे उल्लू, है ना, मतलब मैंने उसको थोड़ा प्रेशर किया तो वो क्या हो गया, दीर्घ हो गया। रुस्वा मतलब क्या, उधर जा, है ना। दीर्घ मतलब क्या, उल्लू, है ना। लेकिन और उसमें कुछ लगाया मैंने, और उसको लंबा कुछ ऐसा वर्ड बनाया जिसमें ऊ का बहुत ज्यादा मतलब उपयोग हो रहा है ना। कुछ भी वर्ड ले लो, जैसे तो वहां पर बहुत ही लंबा ऊ प्रोनाउंस कर रहा है तो उसको प्लूत बोलेंगे, ठीक है। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। आगे बात समझ में? इसमें याद रखने वाला क्या है, आपको श्लोक याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर ऊ का प्रोनाउंसिएशन जो है वो ह्रस्व दीर्घ और प्लूत है। कैसे ह्रस्व मतलब बहुत ही सुपरफिशियली प्रोनाउंस करना है, उधर जा वाला, ठीक है। दीर्घ थोड़ा सा जोर देना है, और प्लूत में बहुत ज्यादा उसको लंबा खींचना होता है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण वीडियो 1 में भी देखा था हमने। इसमें याद रखना क्या है, आपको तुरंत ऐसा पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि सूत्र ऑफ अनुनासिक वर्ण इक्वल्स डैश, तो फिर वो आपको क्लिक हो जाना चाहिए। मुख नासिका, मुख नासिका, मुख मतलब माउथ, नासिका मतलब नोज, ठीक है। वचनों, जहां से इन दोनों के हेल्प से जो वचन हम प्रोनाउंस करते हैं उनको अनुनासिक कहेंगे, ठीक है। ये सूत्र क्या बताता है, जो वर्ण मुख और नासिक के साथ उच्चारित होते हैं, यही बताया मैंने, है ना। अर्थ क्या है, अनुनासिक वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिका के एक साथ होता है, ठीक है। तो दोनों का उपयोग एक हेल्प से दोनों का जो है वो प्रोनाउंस करेंगे। तो क्या क्या है, उदाहरण के लिए ए आई ओ, है ना। और यहाँ पर ये याद रखेंगे हम, ठीक है। क्योंकि वीडियो 1 में मैंने माहेश्वर सूत्र और क ख ग घ जो है वो, क ख ग घ तो आपको लोअर क्लासेस में पढ़ाया ही है, तो ये दो चीजें आपको बहुत ही अच्छे से आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अनुनासिक वर्ण जो है वो ऑलरेडी माहेश्वर सूत्र में यमंगणनम दे रखा है। तो ये जो पूरी यमंगणनम की जो लाइन है, इसको अनुनासिक लाइन या अनुनासिक जो है वो सूत्र भी बोल सकते हो, है ना। और ये संधि में और बहुत सारे आगे जो टॉपिक्स आएंगे उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे, ये बहुत तुम्हें समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए माहेश्वरी सूत्र याद होने चाहिए। उसमें अनुनासिक वर्ण कौन से हैं, तो यमंगणनम, ठीक है। यहाँ पर य नहीं दिया है, अंगणनम दिया है, ठीक है। तो ये, और क ख ग घ भी आना चाहिए। तो क ख ग घ में भी क्या है, लास्ट लास्ट की जो लाइन होती है, अय अंग न म, ये सारी कौन सी लाइन है, तो ये अनुनासिक लाइन है। ओके। तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। और यमंगणनम याद होना चाहिए। ओके। पद संज्ञा, अगेन पद संज्ञा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पद संज्ञा में क्या याद रखना है, अगेन सूत्र सुप्तिंगम पदम। डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ये एमसीक्यू में डायरेक्ट आ जाएगा, आप खाली उसको पूरा ये जो है वो याद रखना है। ओके। तो क्या होता है पदम, ठीक है। दो टाइप के पद होते हैं, सुबंत पद और तिगंत पद, ठीक है। सुबंत पद क्या होता है, जिसमें सु ओ जस जैसे प्रत्यय लगते हैं। मैंने क्या बताया प्रत्यय के बारे में, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं, है ना। उपसर्ग जो है वो आगे लगते हैं, प्रत्यय जो है वो पीछे लगते हैं। आ रही बात समझ में? ओके। तो सुबंत जो है वो उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। अब प्रत्यय ही लगाना है हमें, है ना। तो प्रत्यय अब दो टाइप के हो गए, सुबंत पद में लगेंगे, तिगंत पद में लगेंगे, ठीक है। तो सुबंत पद में मतलब कि क्या, जो भी शब्द है, संज्ञा है, जो भी वर्ब्स है, सॉरी जो भी नाउन है ना, कोई भी नाम, राम कृष्ण जो भी है, प्राजक्ता, ठीक है, जो भी नाम नाम है, उसमें जो प्रत्यय लगेंगे, मतलब उसके जो पीछे जो वर्ड्स में जो भी वर्ड एड ऑन होंगे, उसको हम सुबंत पद कहेंगे। तिगंत पद का मतलब क्या होता है, कोई भी वर्ब, जैसे कि भवती होता है, गच्छति जाता है, खाना पीना, जो भी वर्ब है उसमें जो प्रत्यय लगेंगे उसको हम तिगंत पद बोलेंगे, ठीक है। कौन से प्रत्यय लगेंगे, टिप्स तस, टिप तस और झी, ठीक है। तो ये प्रत्यय लगने वाले हैं। ये प्रत्यय याद रखो नहीं रखो चलेगा, लेकिन तुम्हें सुबंत पद की ये सूत्र याद होना चाहिए, सुप्तिंगम पदम, ठीक है। और दो टाइप के होते हैं, सुबंत पद और तिगंत पद। सुबंत पद किससे रिलेटेड होते हैं, शब्द रूप से रिलेटेड होते हैं, मतलब कि वर्ब, शब्द, संज्ञा,
वर्ब नहीं, सॉरी, नाउन, शब्द और संज्ञा, ठीक है। तिगंत क्या मतलब होता है? वर्ब, ठीक है। ओके। उपयोग कहाँ होता है? जैसे कि राम हो गया, रामो हो गया, रामः, भव और भवती, भवत, भवंती, ये शब्द पद संज्ञा के उदाहरण है जो वाक्य में अपने अर्थ और कार्य को स्पष्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, प्रत्यय यहाँ पर पीछे कुछ ना कुछ है ना, राम शब्द में कुछ ना कुछ लगा हुआ है, राम शब्द में औ लगा हुआ है, रामः शब्द में, इन तीनों का मतलब कुछ ना कुछ अलग हो गया, है ना। इन तीनों का कुछ कुछ ना कुछ अलग मीनिंग निकलता है, जैसे कि राम, राम को, राम से, राम के द्वारा, इस तरीके से अलग मीनिंग हो गया, है ना। तो इस तरीके से सुबंत जो पद होते हैं उसमें अलग अलग प्रत्यय लगाने से अलग अलग मीनिंग बदल जाते हैं। आगे बात समझ में। महत्व क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैंने जो बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, सुबंत तिगंत इंपॉर्टेंट है, और ये वर्ड जो नाम याद रखने हो तो ये इंपॉर्टेंट है। महत्व क्या है? तो पद संज्ञा का ज्ञान वाक्य निर्माण में अत्यंत आवश्यक है। ऑब्वियसली आपको जब फॉर्म करना है, अभी आपको लिखना है कि राम जाता है, राम को जाना है, तो ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रत्यय ही तो यूज करोगे ना, ये जो पीछे जो ओ, अह, आहा लगाया हुआ है यही यूज करोगे संस्कृत बनाने के लिए, ठीक है। तो वो सेंटेंस फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे शब्दों के उचित रूप से उपयोग और व्यवस्था अनुचित होती है। आगे बात समझ में। ओके। धातु संज्ञा क्या है? धातु का अगेन यहाँ पर आपको क्या कर लेना है? भुवादयो धातवः। धातु का मतलब संस्कृत में क्या होता है? कुछ भी क्रिया, वर्ब, है ना। धातु का वैसे तो बहुत कुछ होता है, मेटल मतलब होता है हम धातु से क्या, कुछ भी चीज हो गई, है ना। लेकिन एक्चुअल में धातु का क्या मतलब होता है संस्कृत में, यहाँ पे उसका क्या रेफरेंस है? कुछ भी क्रिया यानी कि वर्ब। तो सूत्र याद रखना है, भुवादयो धातवः, ठीक है। उदाहरण के लिए भू, है ना, गाना, खाना, चलना, कुछ भी जो भी क्रिया है वो सारी को हम क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे, ठीक है। इन सूत्रों के अनुसार भू जैसे क्रियावाचक शब्द, क्रियावाचक शब्द और अन्य समान धातु जिनके अंत में विशेष प्रत्यय जुड़ते हैं, विशेष प्रत्यय जुड़ते हैं, आ रही बात समझ में, वे सभी धातु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। कोई भी धातु होगी ना तो उसके पीछे प्रत्यय ही लगेगा। उपसर्ग जो है वो शब्द रूप में लगता है, किसी के भी नाम में शब्द रूप में उपसर्ग लगेगा, लेकिन प्रत्यय तो कहाँ लगेगा? कोई भी क्रिया के पीछे ही। आ गई बात समझ में। ओके। अब 2.2 में क्या क्या है? तो इत संज्ञा है। अगेन इत संज्ञा वीडियो 1 में हमने बताया था इत संज्ञा क्या है। तो उसका क्या हो जाता है? तस्य लोप, है ना, ये याद रख लेना है। इत संज्ञा का सूत्र पूछ सकते हैं, पूछ सकते नहीं, पूछेंगे ही, है ना। ठीक है, तो सरल अर्थ क्या होता है इसका? माहेश्वर सूत्रों के अंत में आने वाले व्यंजन, है ना, मैंने वीडियो 1 में बताया था कि माहेश्वर सूत्र के जो लास्ट लास्ट के जो होते हैं उनको इत संज्ञा बोलते हैं, और उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है ना, मतलब वो गायब हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको इत संज्ञा बोलते हैं। तो ये याद रख लेना है। वापस से लोप का जो सूत्र है, अदर्शनम लोप, ये याद रख लेना है, ठीक है। लोप का क्या मतलब हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है वो, ठीक है। और इत संज्ञा का तो पता ही है कि लास्ट में आते हैं, ठीक है। लोप का अर्थ होता है शब्द या वर्ण का उच्चारण या लेखन में नहीं दिखाई देना, डिसअपियर हो जाना, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इत संज्ञा को हम लिखते हैं क्या? प्रत्याहार में नहीं लिखते हैं, है ना, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके। नेक्स्ट इज प्रत्याहार, ठीक है। प्रत्याहार का सूत्र इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इतना जो है वो नहीं बताते। ओके। यह सूत्र बताता है कि प्रत्याहार में शुरुआती और अंतिम वर्ण के बीच के सभी वर्ण शामिल होते हैं। शुरुआती और अंतिम वर्ण प्रत्याहार कैसे बनाना है ये मैंने वीडियो 1 में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। ओके। तो स्टार्टिंग का और एंडिंग का वर्ड जो है वो लेना होता है, ठीक है। तो प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? विशेष वर्ण से दूसरे वर्ण तक सभी के वर्णों का समूहन। मैंने बताया था प्रत्याहार का मतलब शॉर्टकट, अब वो कैसा था वो उसके लिए आपको वीडियो 1 रेफर करना चाहिए। ओके। उसके बाद उदात्त है, ठीक है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये जो है हम तीनों को जैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत एक साथ बोलते हैं ना, वैसे ही उदात्त, अनुदात्त, स्वरित भी हम एक साथ बोलते हैं, ठीक है। तो इनका क्या मतलब होता है? यहाँ पर अगेन आप लोगों को ये जो है वो याद रख लेने हैं एज इट इज, ठीक है। उदात्त का क्या है? उच्चेरु उदात्त, ठीक है। अनुदात्त निच्चेरी अनुदात्त, स्वरित समाहार स्वरित, ठीक है। तो उदात्त वह स्वर संज्ञा है जिसके कंठ तालु के ऊपरी भाग से उच्चारित किया जाता है। उदात्त में कंठ तालु, कंठ यानी कि क्या, हमारा जो है वो थ्रोट, है ना, वॉइस बॉक्स, और तालु मतलब कि पैलेट, ठीक है, उसके ऊपरी भाग से उच्चारित किया जाता है, और उसकी इसकी पिच जो वो उच्च होती है, ठीक है। जब भी हमें हम किसी भी पंडित जी को अगर हम श्लोक प्रोनाउंस करते हुए देखेंगे, है ना, तो कुछ वो श्लोक बोलते हैं एकदम हाई फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं, बहुत ही हाई पिच से बोलते हैं, कुछ जो है वो लो वॉइस में बोलते हैं, और कुछ जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब नॉर्मल वॉइस में बोलते हैं, है ना। तो वो कैसे उन लोग को सिखाया कैसे गया है? तो ये इसी तरीके से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, जब भी वो बोलेंगे कि इनको उदात्त स्वर में बोलना है, तो वो फिर समझ जाएंगे ओके इसको उदात्त स्वर में बोलना है, मतलब थोड़ा ऊंचे से बोलना है। आ रही बात समझ में? इस तरीके का इसका यूज होता है, ठीक है। अनुदात्त स्वर संज्ञा क्या है? तो कंठ तालु के निम्न भाग से उच्चारित किया जाता है, निम्न भाग से, है ना। इन दोनों का यूज तो करेंगे लेकिन नॉर्मली में, ठीक है। इसकी पिच जो है वो निम्न होती है अनुदात। और स्वरित में क्या होता है? इसकी पिच जो होती है वो
मिश्रित स्वर होते हैं, तीव्रता के साथ मिश्रित स्वर, है ना। अनुदात के बीच एक संतुलित या मिश्रित स्थिति प्रदर्शित करती है, संतुलित यानी कि बैलेंस में, ठीक है। ओके। सवर्ण जो है वो अगेन इंपॉर्टेंट है। तुल्यार्थ प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है। सवर्ण जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो सवर्ण क्या 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 मतलब होता है? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान हो, ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। क और ख दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है ना। क भी हम प्रोनाउंस करेंगे तो कंठ से, वॉइस बॉक्स से निकलेगा, उसका ही प्रेशर ज्यादा है। ख बोलेंगे तभी भी वो वॉइस बॉक्स से निकलेगा। और दोनों का प्रयत्न स्पृष्ट है। प्रयत्न जो है वो दो टाइप के होते हैं, है ना। आभ्यंतर प्रयत्न, आद्य प्रयत्न, वो हम आगे वाले टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। प्रयत्न दो टाइप के होते हैं। तो जो एक दो टाइप के है ना, आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, उसका और सब टाइप होता है स्पृष्ट। तो ये दोनों जो है वो उसी स्पृष्ट के, मतलब प्रयत्न स्पृष्ट है, दोनों का सेम प्रयत्न है, ठीक है। इसीलिए ये दोनों सवर्ण संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उच्चारण स्थान जो है वो सेम हो तो उसको हम सवर्ण बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? उच्चारण स्थान सेम हो, अब उच्चारण स्थान कैसे होगा तो प्रयत्न में हमें समझना पड़ेगा, प्रयत्न टॉपिक समझेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर शॉर्टली समझ लो कि अगर हम दो वर्ड दिए हुए हैं और उनका एक ही जगह से प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, तो वो जो है वो सवर्ण हम उनको बोल पाएंगे, ठीक है। निपात, निपात और प्रहयु के संज्ञा ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझा देती हूँ। चादयो, असत्वे, ये भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। निपात वे शब्द हैं जो स्वयं कोई अर्थ नहीं रखते, ठीक है, जिनका खुद का मीनिंग नहीं होता है, परंतु वाक्य में उनका उपयोग वर्ण उपयोग अर्थ को विशेष बनाता है, ठीक है। जैसे कि इनमें प्र, परा, अप, सम आदि शामिल है ना। जैसे अब ये हमने कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब निपात का मतलब ऐसा कुछ एडिशनल वर्ड जो कि मीनिंग को चेंज कर देंगे, राइट। प्रयुग्म संज्ञा कैसे होगा, तो इसका भी दे रखा है, ठीक है, लेकिन याद करना नहीं है। इस सूत्र के अनुसार जिस शब्दों के अंत में इकार, उकार या एकार होता है उनके द्विवचन को प्रयुग्म संज्ञा कहते हैं। वही मतलब अ, ई और उ हमने जो पढ़ा था, है ना। लेकिन ये बड़ी वाली है, तो क्या क्या आएगा इसमें? गुण नहीं, दीर्घ आएगा, है ना। तो दीर्घ संज्ञा जो होती है वो। ओके, प्रयोग के उदाहरण दे रखे हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको एज इट इज याद कर लेना है, वो मैंने पूरा यहाँ पर जो है वो येलो से हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। तो ये आपको पूरा एज इट इज याद कर लेना है, इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे वाले टॉपिक्स में, ठीक है। भले ये 5 मार्क्स का जो है वो चैप्टर है, लेकिन आपको इनको अच्छे से समझ लेना है ये सारे टॉपिक्स। क्यों? क्योंकि ये आगे जो है वो सारे टॉपिक्स को हेल्प करेंगे, जो टॉपिक्स 10-10 मार्क्स में आने वाले हैं। ओके, तो और संस्कृत पढ़नी तो चाहिए ही, है ना। हमारी मदर लैंग्वेज है, तो उसको समझने के लिए तो अच्छे से ही समझो तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, और स्टे कनेक्टेड, ठीक है। हम ऐसे ही धीरे धीरे सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करते जाएंगे। थैंक यू सो मच।